हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 12th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को कंटिन्यू करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था कि सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, इसके लिए हमने फॉर्मूला डिराइव किया था। साथ ही साथ हमने इंडक्शन के कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझा था। आज हम बात करेंगे एसी जनरेटर की, यानी प्रत्यावर्ती धारा जनरेटर। तो एसी जनरेटर क्या होता है? एसी जनरेटर या प्रत्यावर्ती धारा जनित्र वो जनित्र है जिसके माध्यम से हमें एसी करंट मिलती है। एसी करंट क्या होती है? अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें तो जो आपके घरों तक बिजली आ रही है, जिसका आप उपयोग करते हैं, वही आपकी प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। जैसे कि प्रत्यावर्ती धारा या एसी या ऑल्टरनेटिंग करंट से हम समझ सकते हैं कि ये धारा जो होती है, इसकी दिशा कुछ समय अंतराल के बाद बदलती है, यानी एक फिक्स टाइम के बाद क्या होती है, इस करंट की जो है धारा की दिशा में बदलाव। अब अगर हम बात करें प्रत्यावर्ती धारा जनित्र की, तो इसके माध्यम से हम प्रत्यावर्ती धारा को जनरेट करते हैं, यानी उत्पन्न करते हैं। इसका जो कंस्ट्रक्शन है कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पे आपके पास दो मैग्नेट होते हैं, चुंबक होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं नॉर्थ और साउथ पोल हमने लिया है, एक का नॉर्थ और एक का साउथ पोल, ठीक है। और जो आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉर्थ से साउथ की ओर आपकी चलती है। अब इसके बीच में हमने क्या किया, एक हमने जो है कॉइल ली। कॉइल में आप क्या करेंगे, आयरन की कोर लगाएंगे, ठीक है। जो आपकी कुंडली होगी उसमें आयरन की आपने कोर लगानी है। आयरन की, सॉफ्ट आयरन की कोर बेसिकली लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? इसलिए लगाते हैं ताकि जो है मैग्नेटिक फील्ड बढ़ सके, मैग्नेटिक फील्ड हो सके, या हम ये कह सकते हैं कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड आपका बढ़े, या हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो आपकी करंट है वो जो इंड्यूस हो उसकी मात्रा बढ़ जाए, ठीक। तो यहाँ पे आपके पास एक कॉइल होती है जिसे आप मैग्नेट्स के बीच में रखते हैं। इसको आप स्प्लिट रिंग से जोड़ते हैं। अब ऐसा क्यों किया जाता है? अब आप जानते हैं कि यहाँ पे जब भी आप किसी भी कॉइल को जो है मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कराते हैं, तो क्या होता है, उसमें करंट इंड्यूस होता है, ठीक। करंट इंड्यूस होगा, करंट इंड्यूस यहाँ पे होगा, तो इस कारण क्या होगा, आप जो ये आपका कॉइल है वो घूमता रहेगा घूमता रहेगा, और हो सकता है कि उसका ये जो सिरा है वो टूट जाए। तो जो है यहाँ पे जो ये मोशन है इसको ईज करने के लिए, इसको ताकि ये मोशन आराम से हो जाए, तो यहाँ पे जो आपकी तार होती है, तार पे स्प्लिट रिंग्स लगाए जाते हैं ताकि आसानी से जो कॉइल है वो गतिमान हो सके या मूव कर सके। अब ये जो स्प्लिट रिंग्स है इनको आप किसी लोड से यहाँ पे जोड़ते हैं, ठीक। और स्प्लिट रिंग के साइड में आपके ब्रशेस भी लगे होते हैं, ठीक। तो ये बेसिकली आपका जो एसी जनरेटर है, अगर हम इसके प्रिंसिपल की बात करें तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के ऊपर ये कार्य करता है। और यहाँ पर हम मैकेनिकल एनर्जी को, यानी और यहाँ पे हम यांत्रिक ऊर्जा यानी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में परिवर्तित करते हैं, ठीक। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि जो एसी जनरेटर है, एसी जनित्र है, वो एक मशीन है जो कि क्या करती है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में परिवर्तित करती है, यानी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। एसी जनरेटर इज अ मशीन दैट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। जो ये जनित्र होता है वो क्या कर रहा है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। कैसे करता है समझते हैं। जब हम एसी जनरेटर की बात करते हैं तो एसी जनरेटर के यहाँ पे हम हैंडल या कोई फैन लगा देते हैं, या आप कोई डायनामो लगाते हैं, ठीक। अब क्या होता है, जैसे आपने कोई डायनामो लगाया है तो डायनामो क्या करेगा, मूव करेगा,
उसके मोशन के कारण आपकी जो ये है कॉइल मूव करेगी। अब आप ये जानते हैं जब भी कोई वस्तु मूव करती है, गति करती है, तो उसमें जो ऊर्जा होती है वो मैकेनिकल एनर्जी होती है। ठीक, अब क्या हुआ, यहाँ पे डायनामो लगा, डायनामो के कारण कॉइल मूव कर रही है। कॉइल मूव कर रही है, कॉइल किसमें है, मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र में। जब कॉइल मूव करती है तो मूव करने के कारण चुंबकीय क्षेत्र में भी परिवर्तन आता है, मैग्नेटिक फील्ड में परिवर्तन आता है। और आप ये जानते हैं कि जब भी किसी कॉइल को या कोई सर्किट है उसे ऐसी जगह, जो आपका कॉइल है बेसिकली, उसे आप ऐसी जगह रखते हैं जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेस आ रहे हैं, तो इसके कारण क्या होता है, आपकी जो कॉइल है या कुंडली है उसमें उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है, या हम कहें कि उसमें करंट इंड्यूस हो जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड करंट इंड्यूस होता है, ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, ईएमएफ प्रेरित हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, आप इसे मूव कर रहे हैं, मूव करने के कारण आपने क्या दिया, मैकेनिकल एनर्जी दी। मैकेनिकल एनर्जी दी, ये आपका कॉइल मूव करने लगा, जिस कारण मैग्नेटिक फील्ड में परिवर्तन आया, और मैग्नेटिक फील्ड में परिवर्तन के कारण इसमें ईएमएफ इंड्यूस हुआ, या हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हुई। तो यहाँ पे समझ सकते हैं कि किस तरीके से यांत्रिक ऊर्जा यानी मैकेनिकल एनर्जी जो कि मोशन के कारण जनरेट हो रही है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी जो आपका विद्युत ऊर्जा है उसमें परिवर्तित होती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि एसी जनरेटर में मैकेनिकल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में परिवर्तित होती है, यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। The AC generator's input supply is the AC generator input supply is mechanical energy supplied to steam turbines, gas turbines and combustion engine. AC जनरेटर का इनपुट आपूर्ति सिस्टम टरबाइन, गैस टरबाइन, दहन इंजन द्वारा आपूर्ति किए जाने वाली यांत्रिक ऊर्जा है। क्या कहा गया है, कहा यह गया है कि जो एसी जनरेटर होता है, एसी जनरेटर में क्या होता है, आप इसे यहाँ पे क्या करते हो, जो मैकेनिकल एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी है वो स्टीम के माध्यम से, भाप के माध्यम से, गैस के माध्यम से यहाँ पे दी जाती है। जैसे कि अगर हम बात करें हाइड्रो पावर प्लांट की, ठीक है, जल विद्युत संयंत्र जो होते हैं, वहां पे क्या किया जाता है, वहां पे जो आपके टरबाइन्स होते हैं उनके ऊपर ऊंचाई से पानी गिराया जाता है। ठीक, तो जब पानी गिरता है तो क्या होता है, आपके टरबाइन मूव करते हैं, और उस मोशन के कारण क्या होता है, यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी जो है वो दी जाती है जनरेटर को, ताकि वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना सके। इसी तरीके से जब हम थर्मल पावर प्लांट की बात करते हैं, तो थर्मल पावर प्लांट यानी ताप विद्युत संयंत्र में क्या होता है, स्टीम का यूज किया जाता है। ठीक है, स्टीम का यूज किया जाता है, भाप का यूज किया जाता है, जिसके माध्यम से टरबाइन को मूव कराया जाता है, और जो आपका एसी जनरेटर है उससे आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जो एसी जनरेटर होते हैं, प्रत्यावर्ती जनरेटर जो होते हैं, वहां पे आप स्टीम का यूज करते हैं, भाप का यूज करते हैं, गैस का, इनका आप यूज करते हैं ताकि इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जा सके। The output is alternating electrical power in the form of alternating voltage and current. अब यहाँ पे अगर हम आउटपुट की बात करें, क्या मिलता है हमें, ऑल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक पावर इन द फॉर्म ऑफ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट। हमें जो प्राप्त होता है वो ऑल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिकल पावर है, प्रत्यावर्ती विद्युत शक्ति है, जो कि हमें वोल्टेज और करंट की फॉर्म में मिलती है, धारा के रूप में मिलती है। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पे आउटपुट की फॉर्म में यहाँ पे मिलता है। ठीक, तो ये कुछ पॉइंट है आपके एसी जनरेटर के बारे में जो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, आप इन्हें नोट करेंगे। अब हम चलते हैं एसी जनरेटर के सिद्धांत की ओर, यानी इसका प्रिंसिपल क्या कहते हैं। अगर हम एसी जनरेटर की बात करें तो एसी जनरेटर जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण के ऊपर कार्य करता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है,
हमने अभी तक पढ़ा कि जब भी हम किसी कॉइल को जो है मैग्नेटिक ऐसी जगह रखते हैं जहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आता है, तो वहां पे आपकी करंट इंड्यूस होती है, धारा इंड्यूस होती है। तो इसी के ऊपर आपका ये प्रिंसिपल कार्य करता है। ठीक, अब जैसे कि हम यहाँ पे आपने जो है फैराडे के लॉ पढ़े, ठीक है, यहाँ पे हमने एक्सपेरिमेंट्स पढ़े, तो हमने क्या देखा था कि हमारे पास मान लीजिए कॉइल है और हमने क्या किया था, एक मैग्नेट लेके आए, मैग्नेट को हम इसके पास लेके गए, इससे दूर लेके गए, क्या हुआ, इससे मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आया, मैग्नेटिक फ्लक्स में या चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन आया। फ्लक्स में यहाँ पे परिवर्तन आया, जिस कारण क्या हुआ, आपके कॉइल में धारा इंड्यूस हो गई, प्रेरित हो गई। तो इसी सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है आपका एसी जनरेटर। एसी जनरेटर में भी हम जब इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करते हैं तो वहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करके ऐसा किया जाता है। ठीक, तो इसी के ऊपर आपका एसी जनरेटर कार्य करता है। तो आपका जो सिद्धांत है वो क्या कहता है, एसी जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी एसी जनरेटर या प्रत्यावर्ती जनरेटर जो होता है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण के ऊपर कार्य करता है, इन विच इलेक्ट्रिक करंट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। और इसमें क्या होता है, इसमें जो आपकी कॉइल होती है, जो आपकी कुंडली होती है, उसमें विद्युत धारा जो है यहाँ पे प्रेरित होती है, किसके कारण, मैग्नेटिक फील्ड को बदलने के कारण। यानी जब हम कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, उसे मूव कराते हैं, मोशन के कारण क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन आता है, उसके कारण कॉइल में धारा जनरेट होती है। यही आपका ईएमआई का प्रिंसिपल है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। एसी जनरेटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता है, जिसमें चुंबकीय क्षेत्र में रखी कॉइल में विद्युत प्रवाह प्रेरित होता है। तो ये इसका क्या है, प्रिंसिपल है, आप इसे नोट करें। अब हम बात करते हैं एसी जनरेटर के अलग अलग पार्ट्स की, यानी इसके अलग अलग भाग कौन कौन से हैं। सबसे पहला है फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र। जैसे कि अभी हमने जनित्र को देखा, तो जनित्र में सबसे पहले आपके जो है मैग्नेट रखे गए हैं, नॉर्थ और साउथ पोल रखे गए हैं, उनके कारण मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला है चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड, जो कि सबसे पहला पार्ट है, जिसके माध्यम से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड दी जाती है। ठीक, नेक्स्ट है आर्मेचर, तीसरा है आपका ब्रशेस और चौथा है स्लिप रिंग। तो ये आपके अलग अलग पार्ट है, आप यहाँ फिगर में भी देख सकते हैं। ठीक, तो ये आपकी क्या है, ये आपकी कॉइल है, ये स्प्लिट रिंग है, ये ब्रशेस है और ये आपके मैग्नेट है, जिनके बीच में आपकी कॉइल या कुंडली रखी जाती है, ताकि हम यहाँ पे मोशन के माध्यम से, गति के माध्यम से या रोटेशन के माध्यम से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करें। ठीक, तो ये आपका यहाँ पे अलग अलग पार्ट है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, नोट करेंगे। अब हम इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि किस तरीके से ये कार्य करता है। यहाँ पे हमारे पास दो चुंबक हैं, इनके बीच में हमने कॉइल रखी है, कुंडली रखी है। इस कुंडली को हमने स्प्लिट रिंग और ब्रशेस से जोड़ा है, जो आगे लोड से जोड़ी। अब यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ पे हम जो है इस कॉइल को मूव कराते हैं। जैसे मैंने बताया, इस कॉइल को हम मूव कराते हैं, किसी डायनामो से आप जोड़ देंगे, किसी फैन से या किसी हैंडल से आप जोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसे डायनामो से जोड़ा। अब डायनामो से जोड़ा तो क्या हो रहा है, ये आपका मूव कर रहा है, इसे हम रोटेट कर रहे हैं। रोटेशन के कारण जो फील्ड है उसमें परिवर्तन आ रहा है, उसमें चेंज आ रहा है। अब देखिए, हमने मूव किया, मान लीजिए कॉइल ऊपर की ओर जाती है, इधर जाती है ऊपर की ओर, ये वाला, ये ऊपर की ओर जाएगा, ये नीचे की ओर जाएगा। अब आप क्या करेंगे, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल लगाएंगे और उसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे
कि किस तरीके से यहाँ पे धारा चेंज। ठीक है, तो आप जानते हैं आपको क्या करना होता है, अपना जो दायां हाथ है या राइट हैंड है उसका अंगूठा, मिडिल फिंगर और रिंग जो आपकी फिंगर है, तर्जनी उंगली है, मध्यमा तर्जनी उंगली और अंगूठा है, इन्हें आपस में एक दूसरे के लंबवत रखना है। अब बल आप ऊपर की ओर लगा रहे हैं, तो ये फोर्स है, ऊपर लगाएंगे। ठीक, और मैग्नेटिक फील्ड इधर है, एस इधर बी है, तो करंट इधर इधर आएगा। ठीक, अब ऐसे ही यहाँ पे लगाएंगे तो इसके अकॉर्डिंग करंट आपका नीचे की ओर आएगा, ये मूव करेगा इस तरीके से, ये नीचे की ओर आएगा और ये वाला हिस्सा ऊपर की ओर जाएगा। ठीक है, फिर क्या होगा, फिर ये ऐसे खड़ा होगा। अब क्या हुआ, जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है जब ये ऐसे स्टैंड हो जाएगा, यहाँ पे क्या है आपका, दोनों के बीच में यानी बी और ए के बीच का एंगल क्या है, 0 डिग्री इस केस में। ठीक, करंट और एरिया, करंट और एरिया 90 है। ठीक है, करंट और एरिया के बीच का एंगल जो है वो 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। और आपका फॉर्मूला होता है बी ए कॉस थीटा फ्लक्स के। तो यहाँ पे क्या है, करंट जो आपका फ्लक्स होगा वो बी ए हो जाए। ठीक है, 90 डिग्री है, तो यहाँ पे आपका जो है 90 डिग्री का कोण बन रहा है। अब जब ये ऐसे हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 डिग्री का एंगल हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में। तो यहाँ पे आपका जो फ्लक्स होगा या मैग्नेटिक फील्ड होगा वो आपका 0 हो जाएगा, फ्लक्स 0 हो जाएगा, यानी यहाँ पे फ्लक्स आपका 0 हो जाएगा। फिर क्या होगा, फिर ये रोटेट होगा, फिर ठीक है रोटेट, फिर ये रोटेट होगा आगे, फिर इस तरीके से ये मूव करता रहेगा। और इस मोशन के कारण क्या होगा, आप जो है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड या जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी है वो जनरेट हो जाएगी, या ऑल्टरनेट करंट यहाँ पे जनरेट। अब हम यहाँ पे इसे मैथमेटिकली देखेंगे कि आपको कैसे होगा। पहले आप इसे ड्रॉ कर लीजिए। अब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो फाई है, और फाई का फॉर्मूला है एन बी डॉट ए, और फाई बराबर हो जाएगा एन बी ए कॉस थीटा। ठीक, अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास फाई का मान ये आ गया है। अब अगर हम फैराडे का दूसरा लॉ देखें तो आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ EMI, हमें क्या पता है, E बराबर होता है माइनस डी फाई बाई डी टी के, वैल्यू रखेंगे इक्वल्स टू माइनस डी बाई डी टी किसका, एन बी ए कॉस थीटा। ठीक, अब यहाँ पे हम एक काम कर लेते हैं, थीटा की अगर बात की जाए, थीटा को हम ओमेगा टी ले लेते हैं, तो ये इक्वल्स टू जाएगा माइनस डी बाई डी टी ऑफ एन बी ए कॉस ओमेगा टी। सॉल्व करेंगे, एन बी ए कॉन्स्टेंट होगा, बाहर आ जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी। नोट कीजिए इसे, ठीक है, साथ साथ नोट करते रहेंगे। अब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, क्या है आपका, इक्वल्स टू माइनस एन बी ए cos ओमेगा टी डी बाई डी टी ऑफ cos ओमेगा टी। हम क्या जानते हैं, अगर हम cos ओमेगा टी का जो है डिफरेंशिएशन करें तो हमारे पास आएगा माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी, इस वैल्यू को रख देंगे तो इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस एन बी ए माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी, यानी इक्वल्स टू एन बी ए, माइनस माइनस प्लस जाएगा ओमेगा
साइन ओमेगा। ठीक, नोट करेंगे इसे। अब ई की अगर हम बात करें, यहाँ पे जो ईएमएफ है, ईएमएफ को आप ऐसे लिख सकते हैं इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो क्या हो जाएगा दोनों से, इसे इक्वेशन 1 इसे इक्वेशन 2 मान लीजिए। तो लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 क्या प्राप्त होता है हमें, ई नॉट बराबर ओमेगा एन बी ए। ठीक, ये हो जाए। अब इसी तरीके से अगर हम करंट की बात करें, इक्वल्स टू आई आर होगा, यानी आई बराबर ई अपॉन आर होगा। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम करंट की बात करें तो करंट हो जाएगा ई यानी ई नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन आर, और इसे आप आई नॉट लिख सकते हैं, आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये करंट आ गया, ये नोट कर। तो बच्चों आज हमने जो आपका चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसे कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो बच्चों जितना जो आपको पढ़ाया गया है इसे रिवाइज करना है। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।